बहनों और भाइयों, भारतवासियों, आज हम 40वीं बार लाल किले पर जमा हुए हैं। ये लाल किला भारत की एक गौरव की निशानी है, भारत की शक्ति की निशानी है। आजादी की पहली पुकार यहीं से 1857 में उठी थी। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस के साथी शाहनवाज, ढिल्लों और सहगल को मुकदमे में खड़ा किया गया था। उनकी कुर्बानी, देशभक्ति की कुर्बानी से ऊंची कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। यहीं पर अंग्रेजी झंडा नीचे उतरा था और यहीं पर पंडित जी ने इस तिरंगे झंडे को पहली बार ऊपर चढ़ाया था। ये झंडा जिसे हम सम्मान करते हैं, आदर देते हैं, हमारा प्यारा झंडा, हमारे दिल के पास का झंडा। इसी झंडे के नीचे हम देश की रक्षा के प्रति हैं। इसी झंडे के नीचे हम देश के विकास के प्रति हैं। हम सब भारत माता के बच्चे हैं। हम भारत को शांति का धाम बनाएंगे, हम भारत को खुशहाल बनाएंगे। जब हम गणतंत्र को मनाते हैं तो गणतंत्र हम क्या समझते हैं? क्या जो आजादी मिली थी उसके माने क्या समझते हैं? क्या आजादी के माने कि खाली लोगों को आजादी मिली, या उसके साथ हम धरती का भी सोचते हैं, पेड़ों का भी सोचते हैं, आसमान का भी सोचते हैं? क्या हम विकास का सोचते हैं, तरक्की का सोचते हैं? हाँ, ये सब तो आजादी में आता है, लेकिन शायद इससे ज्यादा भी है। इससे कुछ बहुत ज्यादा गहरी बातें, कुछ बुनियादी बातें हमें हमारे पुराने प्राचीन संस्कृति नहीं भूलनी है, हमारे मूल्य नहीं भूलने हैं, हमारे सिद्धांत छूटने नहीं है। हमें देखना है कि हमारी परंपरा, हमारी विरासत को हम बनाए रखें। लेकिन ये मूल्य क्या है? पहले तो शायद राष्ट्रता है। राष्ट्रता भारत के लिए कोई नई बात नहीं, एक बहुत पुराना विचार है, एक ऐसा गहरा विचार है जो भारत की जनता के दिल में, मन में हजारों साल से पड़ा हुआ है और कोई भी उसे हटा नहीं पाया है। चाहे भारत में एक राजनीतिक एकता हुई, चाहे हम किसी के नीचे दबे हुए थे, लेकिन ये राष्ट्रता आ पाया। आज हम इसे गणतंत्र भारत के रूप में देखते हैं।
एक राष्ट्र गौरवशाली, आत्मनिर्भर, एक उद्देश्य से जुड़ा हुआ, अपनी एकता, अखंडता की रक्षा पर समर्पित। अगर भारत मजबूत होगा तो भारत का हर एक भारतवासी मजबूत होगा। अगर भारत कमजोर होगा तो भारतवासी भी कमजोर होंगे। हमारी कोशिश है कि हम भारतवासियों को मजबूत बनाएं। हमारी कोशिश है कि भारतवासियों को मजबूत करके हम भारत का एक भविष्य बनाएं। भारतवासियों को मजबूत करके हमारा गौरव बनता है। भारतवासियों को मजबूत करके हमारी उन्नति होती है। भारतवासी होने के माने खाली ये नहीं है कि हम आज के भारत के नागरिक हैं। भारतवासी होने के माने है कि हमारे 5000 साल की सभ्यता को आत्मसात करना है। इस सभ्यता की विभिन्नता, अनेक तरह तरह के धर्म हैं भारत में। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, तरह तरह की भाषाएं हैं। यही हमारी सहन शक्ति है। लेकिन हमारी एकता बनती है, हमारी ताकत बनती है जब हम सर्वधर्म समभाव के रास्ते पर चलते हैं। भारत के लिए ये एक ही रास्ता है और यही अनेक अनेक तरह की विभिन्नता भारत की शक्ति भी है। आजादी मिलने पर हमें भारत सरकार चलाने का मौका मिला। बहुत देशों को आजादी मिली, लेकिन बहुत कम देश ऐसे निकले जिन्होंने ये आजादी सचमुच में जनता की आजादी बनाई। भारत एक ऐसा देश, भारत ने भारत के हर व्यक्ति को आजादी दी। भारत ने अपनी जनता को हर तरह का मानव अधिकार दिया। जब हम भारत की तरफ देखते हैं तो हमें दूसरे देशों की तरफ भी देखना चाहिए। देखना चाहिए कि दूसरे कितने देश हैं जो भारत के रास्ते पर चल पाए हैं, जो भारत जैसे जनता को आजादी दे पाए हैं, जनता के हक दे पाए हैं और जो लोकतंत्र रख पाए हैं। भारत ने सरकार की शक्ति भी जनता के हाथ में रखी। जब जनता चाहे सरकार को बदल सकती है, जब जनता चाहे भारत का रास्ता बदल सकती है। भारत ने लोकतंत्र में पूरी आजादी से चुनाव कराए। भारत ने एक फ्री प्रेस दिया है और भारत ने एक ऐसा कानून दिया है जो सबको मदद करता है, सब पर बराबर लागू होता है। लेकिन अगर आजादी के साथ लोकतंत्र मिला, लोकतंत्र के खाली ये माने नहीं कि हम सिर्फ आर्थिक विकास की तरफ चलें। लोकतंत्र, आत्मनिर्भरता जरूरी है, लेकिन इसके साथ हमारी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता भी उतनी ही जरूरी है। जब हम इन तीनों बातों को
एक साथ मिला दे हैं, तब हमारे विकास का असली रास्ता बनता है। आज अगर हम भारत को देखते हैं, जब हम याद करते हैं कि अंग्रेजों के समय पर भारतवासियों की क्या दिशा थी, भारत की जनता की क्या दिशा थी, और आज जब हम भारत की जनता को देखते हैं, तब हमें दिखाई देता है कि भारत में कितनी तरक्की हुई है। अगर हम याद करें तो अंग्रेजों के जमाने में अकाल से, भूख से ज्यादा लोग मरते थे। आजादी के कुछ साल ही पहले बंगाल के अकाल में 30 लाख लोग मरे थे। 50 साल में 1900 से लेकर 1950 तक हमारे खेतों का उत्पादन, पैदावार एक ही जगह फंसी रही। हमारे किसान अपनी पैदावार बढ़ा नहीं पाए थे। लेकिन सन 50 से लेकर 85 तक हमारे किसानों की पैदावार 3 गुना बढ़ गई। गेहूं की पैदावार 7 गुना और चावल की, धान की पैदावार 5 गुना बढ़ी। मैं आज गणतंत्र दिवस पर भारत के किसानों को मुबारक देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी शक्ति पर हम आज आजाद खड़े हैं। इसी तरह से अगर हम सेहत को देखें तो आजादी के पहले बहुत बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मर जाते थे। लेकिन हमने बहुत तगड़ा कार्यक्रम चलाया। हजारों, लाखों पीएचसीज लगी। हमने मलेरिया और स्मॉल पॉक्स खत्म कर दिया। हमारे कार्यक्रमों से भारत की जीवन आयु करीब दुगनी हो गई, आज 56 साल से ऊंची हो गई। मैं हमारे सब डॉक्टरों को, हमारे सब नर्सों को, जितने लोग इस कार्यक्रम में लगे थे, उन्हें आज मुबारक देता हूं। इसी तरह से अगर हम शिक्षा को देखें तो आजादी के पहले बहुत कम स्कूल थे, आज गांव-गांव में स्कूल पहुंचे हैं। इसके ये माने नहीं कि हम शिक्षा नीति से खुश थे। हमने इसे बदला है और हमारी उम्मीद है कि जो शिक्षा नीति ने आज तक हमारा सहारा दिया, उसका समय पूरा हो गया था। एक नया रास्ता बनाना है और जो शिक्षा नीति हमने बनाई है, इससे भारत को ये रास्ता मिलेगा। एक नया रास्ता मजबूती का, एकता का, आत्मनिर्भरता का। इसी तरह से गांव-गांव तक सड़कें पहुंची हैं। देहात में, आदिवासी इलाकों में पीने का पानी बहुत जगह पहुंचा है और हमारी उम्मीद है कि 7वीं योजना में भारत में कोई गांव न बचे जिसमें पीने का पानी नहीं पहुंच गया होगा। औद्योगिकरण से करोड़ों लोगों को रोजगारी मिली है। हमने देखा है कि एक पिछड़े हुए देश से भारत ऊपर उठा है, आगे बढ़ा है। हमारे उद्योगों ने खाली रोजगारी और नौकरी नहीं दी, बल्कि उनके उत्पादन से भारतवासियों का जीवन कुछ अच्छा हुआ है। भारतवासी आगे बढ़ पाए हैं। उनके उत्पादन से भारत आगे बढ़ा है, भारत में तरक्की पहुंची है। अगर हम देखें कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने भारत के लिए क्या किया है, बहुत तरक्की हुई। हमारे
वैज्ञानिकों ने, टेक्नोलॉजिस्ट ने भारत को एक पिछड़े देश से लेकर दुनिया के आगे बढ़े हुए देशों के साथ खड़ा कर दिया है। और उन्होंने खाली अपने विज्ञान का नहीं सोचा, उन्होंने सबसे पहले भारत की आम जनता का सोचा, भारत के गरीबों का सोचा, भारत के पिछड़े वर्गों का सोचा। और जब हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उस साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर भारत के देहात में, भारत के गरीब वर्गों तक पहुंचाने के लिए। आज जब हम भविष्य की तरफ देखते हैं, जब हम देखते हैं कि 21वीं शताब्दी में भारत कैसा देश होगा, तो हमें एक मजबूत देश दिखाई देता है। एक देश जिसमें जो अपन पर विश्वास पात्र हो, एक देश जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश बन गया हो। ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो आत्मनिर्भरता से ही हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। हमें देखना है कि देश की इज्जत बनी रहे, हमारा झंडा ऊंचा रहे, हम सिर उठाकर दुनिया में चल सके। हमें देखना है कि हमारी आज़ादी बची रहे। ये खाली तब होगा जब हम आत्मनिर्भर होंगे, हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। हम इसी रास्ते पर चलते हुए आए हैं और इसी रास्ते पर आगे भी भारत को चलाएंगे। हमने देखा है कि भारत कर्जे में ना डूब जाए। दूसरे देश सफलता के रास्ते पर बहुत कर्जा ले चुके हैं और उसी में डूब रहे हैं। हमने देखा है कि भारत मल्टीनेशनल के दबाव में ना आए। अगर भारत को आगे बढ़ना है, मजबूत होना है, तो ये रास्ता हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हमारे ध्यान पर एक चीज रही है इस विकास के रास्ते पर चलते हुए, अगर एक सबसे ऊंची, सबसे प्राथमिक बात हमारे मन में रही है, तो वो भारत के गरीब हैं, भारत के दबे हुए कमजोर तबके हैं। और हमारी पूरी ताकत लगी है इस गरीबी को दूर करने में। हमारे कार्यक्रमों से, गरीबी हटाने के कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम और कृषि के कार्यक्रमों से, क्योंकि जितनी गरीबी कृषि के कार्यक्रमों से हटती है, उतनी शायद गरीबी हटाने के कार्यक्रमों से नहीं हो सकती, क्योंकि कृषि की पहुंच बहुत ज्यादा है, उत्पादन बहुत ज्यादा है। इन दो कार्यक्रमों से पिछले 5 साल में 10 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। हमारी उम्मीद है कि 7वीं योजना में हम भारत के 3/4 जनता को गरीबी रेखा से ऊपर उठा देंगे। हमारी कोशिश है कि भारत में आते हुए सालों में गरीबी किसी भी तरह से बचे नहीं। आते हुए दिनों में मैं आपके सामने 20 सूत्री कार्यक्रम को दोबारा रखने वाला हूं। इसे हमने थोड़ा बदला है, थोड़ा मजबूत किया है, और जो काम पूरे हो गए थे, जो कार्यक्रम पूरे हो गए थे, उन्हें हम बदल कर नए कार्यक्रम आपके सामने लाएंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि ज्यादा रोजगारी भी लोगों को मिले। पिछले साल में मैंने भारत के कोने कोने दौरा किया। जब भी मैंने दौरा किया है, मैंने सबसे पहले गरीब इलाकों का दौरा किया है।
जो भारत के सबसे दबे हुए इलाके थे, आदिवासी इलाके थे, वहां मैं पहले गया हूं। मैंने गरीब से बात करी है, गांव वालों से बात करी, मैं उनसे मिला, किसानों से मिला, उनके घर में, उनकी झोपड़ी में मिला, उनके खेतों में मिला, जहां राहतकार का काम हो रहा था वहां उनसे बात करी, उनके दुख देखे, उनकी कठिनाइयां देखी, साथ में उनकी सफलता देखी, उनकी आशाएं देखी, उनकी सहनशीलता देखी, उनकी एक अंदरूनी शक्ति देखी, उनकी धीरता देखी, उनका काम, उनका संघर्ष देखा। मैंने देखा किस तरह से वो इन कठिनाइयों का मुकाबला कर रहे थे, कैसे वो वेस्टेड इंटरेस्ट का मुकाबला कर रहे थे, कैसे दबे हुए तबके जमींदारों का मुकाबला कर रहे थे, कैसे अधिकारी तंत्र का मुकाबला कर रहे थे। मैं भारत के गरीबों के साथ, मैं सबसे कमजोर वर्गों के साथ हूं, मैं भारत के सबसे पिछड़े हुए लोगों के साथ हूं। ये आज हम वचनबद्ध हैं। भारत के कमजोर पिछड़े वर्गों में गरीब हैं, साथ में हरिजन हैं, आदिवासी हैं, और शायद सबसे बड़ा वर्ग महिलाओं का है। हमें देखना है कि विभेद हट जाए और हम इसे हटाएंगे। मैं देखूंगा किस तरह से हम नीतियों को बदल सकते हैं, किस तरह से कार्यक्रमों को बदल सकते हैं, कैसे कानूनों को हम और मजबूत कर सकते हैं, हरिजनों को के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए। हमारी कोशिश होगी कि महिलाओं को इज्जत मिले, समता मिले और उन्हें आर्थिक आजादी मिले। साथ में हमें देखना है कि हम हमारा प्राचीन तत्व ज्ञान न भूल जाएं। खाली आर्थिक दौड़ से विकास नहीं होना है। हमारे प्राचीन ज्ञान ने हमें सिखाया है कि पैसे से, धन से विकास नहीं होता है। पैसे और धन से स्वार्थी और लालची शक्तियां बढ़ती हैं, असंतुष्टता बढ़ती है और अंत में लोग ज्यादा दुखी होते हैं। आज जरूरत है नैतिक मूल्यों के लिए। हमें देखना है कि हमारे पुराने मूल्य, हमारी प्राचीन संस्कृति जिससे हमारी ताकत बनी रही है, जिससे हम एक रहें, वो बची रहे, वो बनी रहे। पिछले सालों में आजादी के बाद बहुत तरक्की हुई। कहीं से भी देखें, किसी भी तरफ देखें तो ये तरक्की दिखलाई देती है। लेकिन हमें भविष्य की तरफ देखना है और हमें देखना है कि हमारा भविष्य और भी उज्जवल हो। एक कांटा इस भविष्य के दिखलाई देता है। सांप्रदायिकता का एक शर्म की बात है, समाज विरोधी बात है कि हम सांप्रदायिकता से घृणा करते हैं,
निर्दोष लोगों को मारते हैं, दुकानें लूटते हैं, घर जलाते हैं। हम इसे होने नहीं देंगे, हम इसे होने देने नहीं सकते हैं। हर तरह की हिंसा खराब होती है, संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है, लेकिन धर्म के नाम पर जो हिंसा होती है उससे कोई हिंसा और खराब नहीं हो सकती है। एक तरह से ये धर्म को धोखा देना है। असली धर्म सहनशीलता का होता है, असली धर्म प्यार का होता है, हर भगवान को आदर देने का होता है। जो रास्ते अलग धर्म के रास्ते भगवान की तरफ जाते हैं, हमें मानना है कि सब रास्ते भगवान की तरफ पहुंचते हैं और कोई गलत रास्ता नहीं है, सब ठीक रास्ते हैं। एक और सांप हमारे बीच में उठ रहा है, कट्टरपन का। कट्टरपन से घृणा बनती है, हिंसा बनती है। हम देखेंगे सरकार की तरफ से सख्ती की जरूरत होगी तो सख्ती इस्तेमाल करेंगे, सरकार की पूरी शक्ति लगाने की जरूरत होगी तो हम सरकार की पूरी शक्ति लगाएंगे। हम कट्टरपन को बढ़ने नहीं देंगे, हम सांप्रदायिकता को, हिंसा को बढ़ने नहीं देंगे, खत्म करेंगे। पिछले साल जब मैं आपसे बात कर रहा था तो हमने पंजाब में एक अकॉर्ड करा था। इस अकॉर्ड से बातचीत हुई, बहुत आगे बढ़े। इस अकॉर्ड से एक लोकतंत्र, एक जनता की सरकार पंजाब में वापस आई, लोकतंत्र दोबारा पंजाब में बना। इस अकॉर्ड के साथ हम उग्रवाद का मुकाबला कर पाए हैं, आतंकवाद का मुकाबला कर पाए हैं। साथ में हमने देखा है कि पुलिस की ट्रेनिंग बढ़े, उन्हें बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट दिया जाए और जो उन्हें मजबूती देने की जरूरत थी, जो सहारा देने का जरूरत, वो हमने पूरे तरह से दिया है। आज हम देख रहे हैं कि उग्रवादी फंस रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार हुए जा रहे हैं। पिछले हफ्तों का हम देखें तो बहुत उग्रवादी पकड़े गए हैं। ये कार्रवाई जारी रहेगी, ये कार्रवाई और तेजी से करी जाएगी और हम जानते हैं कि कुछ ही महीनों में हम उग्रवाद का मुकाबला कर सकते हैं पूरी तरह से और उग्रवाद को खत्म कर सकते हैं। ये जल्दी होगा, ज्यादा समय हम इसे नहीं चलने दे सकते हैं। लेकिन जैसे ये लड़ाई हम जीतते हैं, जैसे हम सफलता पाते हैं, वैसे ही उग्रवादियों में एक भग्नाशा पैदा होती। जब वो ये देखते हैं तो वो एकदम से कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं जिससे उनका हौसला बढ़े। पिछले साल हमने देखा था संत लौंगेवाल की हत्या हुई। इस साल हमने देखा कि उन्होंने जनरल वैद्या की हत्या करी। हमें दोनों समय पर बहुत दुख हुआ, लेकिन उग्रवादियों ने ये दोनों कदम तब उठाए जब उन्होंने देखा कि उनका दूसरा काम नहीं चल रहा था। उन्होंने देखा कि वो खत्म हो रहे थे, दब रहे थे, जनता उनके खिलाफ जा रही थी।
वो पकड़े जा रहे थे, गिरफ्तार हो रहे थे, मारे जा रहे थे। आज वो दशा दोबारा है, दोबारा वो मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं। और जितना हम उन पर दबाव लगाएंगे उतना वो कोशिश करेंगे कि ऐसे ही एक और बार, दो बार शायद अपना हाथ उठाएं, भारत की जनता का हौसला उड़ाने के लिए, भारत की जनता को जल्दी में हाथ चलाने में के लिए, करने के लिए। लेकिन हम देखेंगे कि हम प्रवोक नहीं होंगे, हम देखेंगे कि किसी इनोसेंट व्यक्ति पर कोई हाथ ना उठाए। हम अपनी दिमाग को छोड़कर उग्रवादियों का खेल नहीं खेलेंगे। ये भारत की जनता को तय करना है और भारत की जनता ये तय करेगी कि चाहे उग्रवादी कुछ भी करें, हम उनके खेल में ना आए, हम अपनी चाल चलें और अपनी चाल से उन्हें खत्म करें। हम देखेंगे कि हर शक्ति लगेगी उग्रवाद को, उग्रवादियों को खत्म करने में, सख्ती से, एक निष्ठा से, पुलिस के एक्शन से और राजनीति से। जरूरत होगी राष्ट्र में एक नैतिक शक्ति बनाने की, जरूरत होगी कई अजीब विचारों को हमारे मन से निकालने के लिए। ये एक अजीब विचार है कि धर्म के नाम से हम कत्ल करते हैं, धर्म के नाम से हम लूटते हैं। अजीब विचार है जो हम हमारे संतों और गुरुओं के नाम पर हिंसा और उग्रवाद कर सकते हैं। उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार की पूरी शक्ति की जरूरत है, लेकिन उसके साथ भारत की पूरी जनता को सोच समझकर खड़े होने की जरूरत भी है। अगर हम उग्रवाद का मुकाबला करेंगे तो 75 करोड़ एक होकर खड़े होकर कर सकते हैं। एक तरह से सोचकर, एक ध्यान से हमारा जो पुरानी विचारधाराएं हैं अहिंसा की, उनसे हम आगे बढ़ सकते हैं। गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा का धर्म खाली ऋषि मुनि और संतों के लिए नहीं है, अहिंसा का धर्म आम जनता के लिए है। अहिंसा के धर्म पर आम जनता की शक्ति बनती है। गांधी जी ने हमें दिखलाया था कि हिंसा और असहनशीलता से हमारी कमजोरी बाहर आती है। उन्होंने हमें दिखलाया था कि हम घृणा को या दुष्टता का जवाब दुष्टता से नहीं दे सकते हैं। उन्होंने शांति और अहिंसा का रास्ता हमें दिखाया था। इसी रास्ते पर हम उग्रवाद का मुकाबला कर सकते हैं। इसी रास्ते से हम उग्रवाद को जवाब दे सकते हैं। इसी रास्ते से उग्रवाद पर हमारी जीत होगी। हमें देखना है कि हम असांप्रदायिकता पर और सहनशीलता के रास्ते पर चलें। हमें देखना है कि हमारी राष्ट्रता और हमारी आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से हर धर्म, हर जात, हर भाषा के लोग एक होकर खड़े हुए थे, उसी तरह से
इस लड़ाई में भी एक होकर खड़े हों। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो हम खाली अंदर देख के आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी दृष्टि हमारे सीमा पार दुनिया की तरफ भी जानी है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा है। एक ऐसा खतरा है जो दुनिया की सुरक्षा को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा खतरा है जो हमारे विकास के रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत को मजबूत होना है, अगर दुनिया के हमारे हिस्से में क्षेत्रीय सुरक्षा होनी है, तो हमें एक ही रास्ता चुनना है। आज की लड़ाई ऐसी है जो किसी देश के सीमा पे नहीं रुकेगी, जो किसी चुने देशों के फौज के लिए पर नहीं रुकी रहेगी। ऐसी लड़ाई है जो सीमा पार आ जाती है। ऐसी लड़ाई है जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है, मानवता को नष्ट कर सकती है। हमारी कोशिश है कि हम ऐसी लड़ाई ना होने दें। हमारी कोशिश है कि परमाणु हथियार की जो दौड़ है, एक पागलपन है, उसे हम खत्म करें। हम जानते हैं कि एक ही रास्ता है, डिसआर्मामेंट का रास्ता है। खाली जब परमाणु हथियार खत्म होंगे तब भारत के किसानों की सुरक्षा पूरी होगी, तब भारत की जनता की सुरक्षा पूरी होगी। डिसआर्मामेंट पर भारत की आवाज बहुत साफ है, बहुत ऊंची है। शांति के लिए, दुनिया के भविष्य के लिए, मानवता के भविष्य के लिए। हमारी विदेश नीति से हमें शक्ति मिली, हम आजाद रहे हैं और दुनिया में भी एक शांति आई है। अगर हमें विकास के, तरक्की के रास्ते पर चलना है तो हमें दुनिया में शांति की जरूरत है। दुनिया की राजनीति में भारत की आवाज बहुत ऊंची होती है, सुनी जाती है। जब भारत की आवाज भारत बोलता है तो भारत के 75 करोड़ लोग उस आवाज से बोलते हैं। यही हमारी शक्ति है। हमारा आज आदर है क्योंकि हम गुट निरपेक्षता के रास्ते पर चले हैं, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चले हैं, अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। हम हिम्मत के साथ बोलते हैं, आजादी से बोलते हैं, बगैर अवरोध के बोलते हैं। गुट निरपेक्षता एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र है। इससे हमारी आजादी पर कोई खतरा नहीं पड़ता है। पंडित जी ने दुनिया को यह सुझाव दिया था, इंदिरा जी ने इस नीति को आगे बढ़ाया। मामूली तरह से शुरू हुई थी, आज 101 देश इसमें लगे हुए। दुनिया के 2/3 देश गुट निरपेक्ष आवाज से बोलते हैं। पिछले सालों में भारत गुट निरपेक्ष देशों का अध्यक्ष था। कई समस्याएं हमारे सामने आई। ग्रेनाडा की समस्या आई, लीबिया की समस्या आई, अपार्थाइड की समस्या आई, और जिस तरह से बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को छोड़कर अपने रास्ते पर चल रहे हैं, उसकी समस्या आई। दुनिया बहुत मुश्किल समय से निकली है, लेकिन भारत की अध्यक्षता के नीचे गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी मजबूत हुआ है। दुनिया में भी शांति हो पाई है। आज गणतंत्र दिवस पर
मैं सब भारतवासियों को शुभकामनाएं भेजता हूं, लेकिन खास तौर से हमारे फौजियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जो फौजी हमारे सीमा पर बैठे हैं, चाहे रेगिस्तान में हो, चाहे ऊंचे पहाड़ों पर हो, चाहे घने जंगलों में हो, सबको शुभकामना देता हूं, क्योंकि उनकी कुर्बानी से भारत अपनी आजादी कई बार बचा पाया है। यहां खड़े होकर जब मैं सामने देखता हूं तो जब मुझे मंदिर दिखलाई देते हैं, मस्जिद दिखलाई देते हैं, गुरुद्वारे दिखलाई देते हैं, गिरजे दिखलाई देते हैं, यही भारत का धन है, यही भारत की शक्तियां हैं। यहां खड़े होकर मेरा ध्यान गांधी जी पर, पंडित जी पर जाता है, मौलाना आजाद पर, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू पर, राजा जी, सुभाष चंद्र बोस, शास्त्री जी और इंदिरा जी पर जाता है। 16 बार इंदिरा जी इसी लाल किले पर खड़ी हुई। इंदिरा जी ने अपने पूरे जीवन भारत के गरीबों के लिए, भारत के कमजोर हलकों के लिए लड़ाई लड़ी, भारत की एकता और अखंडता के लिए लड़ाई लड़ी, और उन्होंने वो भारत की एकता अखंडता के लिए बलिदान हुई। उनके काम की जिम्मेवारी आज हमारे कंधों पर पड़ती है। उनका वायदा हम हर तरह से पूरा करेंगे। आज हम राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करें, आजादी रखने के लिए, लोकतंत्र को बचा के रखने के लिए, असांप्रदायिकता को बनाने के लिए, समाजवाद को हर तरह से लाने के लिए, भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए, भारत की गौरवता के लिए। मेरे साथ 3 बार जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।